दुनिया का सबसे खतरनाक होटल जहां चेक इन होता है लेकिन चेक आउट नहीं। यहाँ लोग मजे करने नहीं आते बल्कि लोगों का शिकार करने आते हैं और अगला नंबर किसका होगा कोई नहीं जानता। फिल्म की शुरुआत होती है एक डरावनी लेकिन मासूम सी लगने वाली ट्रिप से। दो कॉलेज स्टूडेंट पैक्सटन और जोश दोनों यूरोप घूमने आए हैं आजादी का मजा लेने। इसी दौरान आइसलैंड में उसका तीसरा दोस्त ओली भी मिल जाता है। तीनों मिलकर एमएस ड्रम निकल पड़ते हैं। रात देर से जब वे क्लब से वापस लौटते हैं तो देखते हैं कि उनके हॉस्टल का दरवाजा बंद है। कितनी भी कोशिश कर लें कोई दरवाजा खोलने नहीं आता। मजबूर होकर उन्हें बाहर ही इंतजार करना पड़ता है। इसी दौरान उनके पड़ोसी एलेक्स सामने आते हैं और उन्हें अपने फ्लैट में बुला लेते हैं। एलेक्स उन्हें एक खतरनाक सलाह देता है, स्लोवाकिया जाओ, वहाँ तुम्हें ऐसी जगह मिलेगी जहाँ खूबसूरत लड़कियों की कोई कमी नहीं है। और वैसे भी ये तीनों पहले ही अमेरिका से सिर्फ मजा मस्ती के लिए यूरोप आए थे, इसीलिए एलेक्स की बात उन्हें लुभा लेती है। अगली ही सुबह वे ट्रेन पकड़कर स्लोवाकिया के लिए निकल पड़ते हैं। ट्रेन में उनकी मुलाकात एक रहस्यमय बिजनेसमैन से होती है। वह खाना खा रहा था लेकिन उसके हाथ लगातार कांप रहे थे। ये देख जोश और पैक्सटन हैरान रह जाते हैं। बातचीत शुरू होती है लेकिन अचानक वह आदमी जोश के पैर पर हाथ रख देता है। गुस्से से भरा जोश उस पर चिल्लाता है। वह अजनबी चुपचाप वहाँ से चला जाता है लेकिन उसकी अजीब हरकत उनके दिल में डर की एक परछाई छोड़ देती है। कुछ देर बाद वे अपनी मंजिल स्लोवाकिया पहुंच जाते हैं। स्टेशन पर नजारा अजीब था, पूरी जगह वीरान, जैसे यहाँ कोई आता जाता ही नहीं हो। फिर भी वे हॉस्टल तक पहुंचते हैं जिसका जिक्र एलेक्स ने किया था और वहां पहुंचते ही उनके होश उड़ जाते हैं। चारों तरफ खूबसूरत लड़कियां, जैसे ये जगह स्वर्ग हो। उन्हें देखकर ये दोस्त फूले नहीं समझते। अपने कमरे में पहुंचते ही उनकी मुलाकात दो लड़कियों से होती है, नतालिया और स्वतलाना। वे दोनों उन्हें साथ चलने का न्योता देती हैं। तीनों दोस्त को ये ऑफर ठुकराना मुश्किल था और वे उनके साथ निकल पड़ते हैं। शॉप के बाद वही लड़कियां उन्हें डांस क्लब भी ले जाती हैं। संगीत, शराब और मस्ती सब कुछ परफेक्ट लग रहा था लेकिन थोड़ी देर बाद जो ताजा हवा लेने क्लब से बाहर आ जाता है, वहां अचानक कुछ बदमाश बच्चे उसे घेर लेते हैं और वे पैसे मांगने लगते हैं। तभी ट्रेन वाला वही रहस्यमय बिजनेसमैन प्रकट होता है। वह बच्चों के सामने पैसे फेंक देता है और बच्चे भाग जाते हैं। जोश उसका शुक्रिया करता है और उसे ड्रिंक ऑफर करता है। साथ ही ट्रेन में अपने बर्ताव के लिए माफी मांग लेता है। बिजनेसमैन ठंडी आवाज में कहता है, तुम्हें इस उम्र में सिर्फ इतना ही सीखना चाहिए, गुस्से को सहना। ये लाइन सुनकर जो सोच में पड़ जाता है। उधर ओली भी होटल की रिसेप्शन से एक लड़की पटाकर अपने साथ ले गया था। सुबह जब सब उठते हैं तो पैक्सटन और जोश बेहद खुश थे क्योंकि उन्हें उम्मीद से ज्यादा लग्जरी और मजा मिल रहा था। लेकिन अजीब बात ये थी कि ओली गायब था। वे उसे कॉल करते हैं लेकिन उसका फोन बंद मिलता है। रिसेप्शनिस्ट कहती है कि ओली तो सुबह सुबह चेक आउट कर चुका है। ये सुनकर दोनों दोस्त चौंक जाते हैं। इतने में एक जापानी लड़की काना उनके पास आती है। वो अपने फोन में उन्हें एक फोटो दिखाती है। ओली और उसका दोस्त यूकी दोनों गायब हैं। काना बताती है कि ये तस्वीर सुबह एक दोस्त ने उसे भेजी थी। थोड़ी ही देर बाद ओली के नंबर से पैक्सटन और जोश को एक मैसेज मिलता है, मैं घर जा रहा हूँ। लेकिन असलियत कुछ और थी। किसी ने ओली को मारकर उसका सिर शरीर से अलग कर दिया था। साथ ही यूकी को भी पूरी तरह प्रताड़ित किया जा रहा था। उधर पैक्सटन और जोश काना के साथ वहाँ से भागने की सोचते हैं लेकिन तभी उनके सामने फिर से वही दो लड़कियां आ जाती हैं, नतालिया और स्वतलाना। वे उन्हें फिर से डांस क्लब चलने के लिए कहती हैं। जोश का मन कहीं जाने का नहीं था लेकिन पैक्सटन अब भी मजे करना चाहता था। वह जोश को मनाता है और दोनों उसके साथ चल पड़ते हैं। क्लब में लड़कियां उन्हें कुछ पिलाती हैं। जोश की तबीयत अचानक बिगड़ जाती है और वह जल्दी लौटकर हॉस्टल पहुंचता है। कमरे में घुसते ही उसका सिर चकराने लगता है और वह बेहोश होकर गिर जाता है। उधर पैक्सटन भी बहुत बीमार महसूस करता है लेकिन गलती से बाथरूम की बजाय स्टोर रूम में चला जाता है। दरवाजा अपने आप लॉक हो जाता है और वह अंदर फंस जाता है। जब पैक्सटन होश में आता है तो उसकी आंखों के सामने अंधेरा था और उसे मुश्किल से ही कुछ दिखाई दे रहा था। दूसरी तरफ जब फोकस जाता है तो जोश को अचानक होश आता है और वह देखता है कि वहाँ एक अंधेरे कमरे में जंजीरों से बांधा हुआ था। चारों तरफ लोहे के औजार, कैंची, ड्रिल और बड़े बड़े चाकू रखे हुए थे। ये जगह किसी हॉस्टल जैसी नहीं बल्कि मौत की प्रयोगशाला लग रही थी। तभी कोई धीरे धीरे मास्क हटाता है और सामने आता है वही रहस्यमय बिजनेसमैन जिससे वे ट्रेन में मिले थे। उसकी आंखों में पागलपन था। वो कहता है, मैं हमेशा से सर्जन बनना चाहता था लेकिन कभी बन नहीं पाया क्योंकि मेरे हाथ कांपते रहते थे। फिर भी बिना रुके वह ड्रीम उठाता है और जोश की छाती में दो गहरे छेद कर देता है। जोश दर्द से चीख उठता है और उससे दया की भीख मांगने लगता है लेकिन वह शख्स उसकी परवाह किए बिना उसके पैरों पर चाकू चला देता है मानो उन्हें काट डाला हो। इसके बाद वह सामने का
है दरवाजा खोलकर कहता है, अब तुम आजाद हो, भाग सकते हो। जो जंजीर से खोला जाता है और वह लहूलुहान हालत में रेंगते हुए बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ ही दूरी तय करने के बाद उसका शरीर जवाब दे देता है। कटे हुए पैरों के कारण वह बार बार गिरता है और आखिरकार जमीन पर रेंगते हुए वहीं रुक जाता है। बिजनेसमैन उसकी गर्दन पर चाकू चलाता है और वह उसकी जान ले लेता है। इधर दूसरी ओर पैस्टन भी होश में आ जाता है और किसी तरह हॉस्टल वापस लौटता है, लेकिन वह सुनता है कि वो तो सुबह सुबह चेक आउट कर चुका है। ये सुनकर उसका दिल बैठ जाता है, लेकिन उसे याद था कि उसने अभी चेक आउट नहीं किया। वह नया कमरा लेने की कोशिश करता है और रिसेप्शनिस्ट उसे एक दूसरा कमरा दे देता है। वह पूछता है, काना कहाँ है? रिसेप्शनिस्ट ठंडी आवाज में कहता है, वो भी सुबह ही चली गई। पैस्टन अपने नए कमरे में पहुंचता है। वही अजीब पैटर्न दोहराया जाता है। दो लड़कियां उससे मिलती हैं और उसे शेफा चलने का न्योता देती हैं। अब पैस्टन को सब कुछ संदेह लगने लगता है। वह तुरंत अपने दोस्त जोस को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका फोन बंद था। परेशान होकर वह पुलिस स्टेशन पहुंचता है और रिपोर्ट दर्ज करने की कोशिश करता है, लेकिन वहां भी कोई उसकी मदद नहीं करता। हताश होकर वह हॉस्टल लौटता है और नतालिया और सतलाना से जोस के बारे में पूछता है। पहले तो दोनों गोलमाल बातें करती हैं, लेकिन जब पैस्टन गुस्से में आ जाता है तो नतालिया कहती है, हमने उसे आर्ट एग्जीबिशन में देखा था। फिर वह पैस्टन को पुरानी फैक्ट्री तक ले जाती है। उस फैक्ट्री में माहौल बेहद डरावना था। अंदर कई अमीर लोग और सिक्योरिटी गार्ड मौजूद थे। वहाँ पैस्टन अपनी आंखों से देखता है वही बिजनेसमैन जोस के शव के साथ किसी सर्जरी की तरह खेल रहा था। यह दृश्य देखकर पैस्टन अंदर से हिल जाता है, इससे पहले कि वह कुछ कर पाता। सिक्योरिटी गार्ड आकर उसे पकड़ लेते हैं और घसीटकर एक कमरे में डाल देते हैं। उस कमरे में चारों तरफ लोग या तान झेल रहे थे। उनकी चीखें दीवारों से टकरा कर लौट रही थी। पैस्टन को भी बांध दिया जाता है। जब वह बोलता है तो एक गार्ड कहता है, ये तो अमेरिकन है, और बाहर चला जाता है। कुछ ही देर बाद एक और आदमी आता है। वह चेनसो लेकर पैस्टन पर टूट पड़ता है और उसकी 2 उंगलियां काट देता है। दर्द से पैस्टन तड़प उठता है, लेकिन उसी वजह से उसकी हथकड़ी टूट जाती है। वह आदमी उस पर हमला करता है, लेकिन उसका पैर फिसल जाता है और उसका खुद का पैर चेनसो से कट जाता है। पैस्टन मौके का फायदा उठाकर खुद को आजाद करता है, पिस्तौल उठाता है और उस शख्स को गोली मार देता है। इतने में एक सिक्योरिटी गार्ड वहां पहुंच जाता है। पैस्टन चालाकी से दिखाता है कि वह अब भी बंधा हुआ है। जैसे ही गार्ड पास आता है, पैस्टन अचानक उस पर हमला करता है और उसे भी मार देता है, लेकिन अब उसके पास गोलियां खत्म हो चुकी थी। वह तेजी से भागता है और एक कमरे में घुस जाता है। यहाँ का दृश्य और भी भयानक था। चारों तरफ मृत शरीर पड़े थे, मानो किसी ने शवों का ढेर लगा दिया हो। उसी वक्त कोई आदमी अंदर आता है। पैस्टन अपनी जान बचाने के लिए उन्हीं लाशों के बीच छिप जाता है। वह आदमी शवों को इकट्ठा कर रहा था। इन्हीं में पैस्टन को अपने दोस्त जोस का शव भी मिलता है। उसका दिल दहल उठता है, लेकिन वह होश बनाए रखता है। फिर मौका देखकर उस आदमी को भी मार देता है। आखिरकार पैस्टन वहां से भाग निकलता है और लिफ्ट का इस्तेमाल करके पहली मंजिल पर पहुंच जाता है। अब पैस्टन भागते भागते एक कमरे में छुप जाता है। कमरे में उसे साफ सुथरे और महंगे कपड़े मिलते हैं। वह तुरंत अपने खून से सने कपड़े उतार कर वही पहन लेता है ताकि भीड़ में घुल मिल सके। कपड़े की जेब टटोलते ही उसे एक कार्ड मिलता है। उस पर लिखा एलिट हंटिंग। कार्ड के पीछे अलग अलग देशों के लोगों के दाम लिखे हुए थे। जापानी, जर्मन और सबसे ऊंचे दाम अमेरिका के थे। यानी अमीर लोग यहाँ इंसानों को खरीद कर उनका शिकार करते थे। पैस्टन अभी ये सब पढ़ ही रहा था कि तभी एक आदमी अंदर आया, लेकिन उसने पैस्टन को कैदी नहीं बल्कि ग्राहक समझा। वह कहता है, मैंने तुम्हारे लिए एक जापानी लड़की तैयार की है, के साथ कई मजेदार प्लान बनाए हैं। वो लड़की और कोई नहीं बल्कि काना थी। जैसे ही वह आदमी चला गया, पैस्टन बंदूक उठाकर बाहर निकल पड़ा। भागते भागते उसे बाहर खड़ी एक कार दिखी जिसकी चाबी लगी हुई थी। वह बैठ ही रहा था कि अचानक काना की चीख गूंज उठी। पैस्टन का दिल पिघल गया और वह दौड़ते हुए अंदर वापस गया। कमरे में उसने देखा वही आदमी काना के चेहरे पर बोलो टॉर्च चला रहा था। उसका आधा चेहरा जल चुका था और एक आंख बाहर निकल आई थी। ये देखकर पैस्टन गुस्से में फट पड़ा और उस आदमी को गोली मारकर वही मृत कर दिया। काना दर्द से तड़प रही थी। पैस्टन ने उसकी पीड़ा कम करने के लिए उसकी बाहर निकली आंख को हटाकर अलग कर दिया। पूरा माहौल खून और दर्द से भरा हुआ था, लेकिन अब उसके पास एक ही रास्ता था, भागना। पैस्टन और काना किसी तरह वहाँ से निकलते हैं और कार में बैठ जाते हैं। पीछे पीछे गार्ड भी उनका पीछा कर रहे थे। ड्राइव करते हुए पैस्टन ने गुस्से में कार उन लोगों पर चढ़ा दी जिन्होंने उसे फंसाया था। सड़क पर ही नतालिया, सतलाना और एलेक्स को कुचलकर वह आगे बढ़ जाता है। अब उसको जाना था स्टेशन, लेकिन रास्ते में पुलिस की चेकिंग लगी हुई थी। पुलिस वाले खुद इस काम के साथ मिले हुए थे। एक पुलिस वाला पैस्टन को पहचान लेता है और उसकी कार की तरफ बढ़ता है। पैस्टन तुरंत कार छोड़कर काना के साथ भाग निकलता है। दोनों पैदल चलते हुए किसी तरह स्टेशन पहुंचते हैं।
हैं, लेकिन वहाँ भी उनका पीछा करने वाले लोग मौजूद थे। इसी बीच स्टेशन के आईने में कान्हा अपनी जली हुई शक्ल देखती है। वह टूट जाती है और निराश होकर भागकर आती हुई ट्रेन के सामने कूद जाती है। उसकी चीख और हादसे से भीड़ जमा हो जाती है। इस अफरा तफरी में पैस्टन को मौका मिल जाता है। वह दौड़कर ट्रेन में चढ़ता है और ट्रेन चल पड़ती है। ट्रेन के डिब्बे में अचानक उसे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है। वह वही बिजनेसमैन था जिसने जोश को मारा था। वह आदमी अपनी छोटी सी बेटी के साथ सफर कर रहा था। जब ट्रेन एक स्टेशन पर रुकी, दोनों बाप बेटी टॉयलेट जाने के लिए अलग अलग चले गए। आदमी अपनी बेटी का इंतजार कर रहा था, लेकिन वह बाहर नहीं आई। बेचैन होकर वह अंदर गया और देखा कि बाथरूम खाली था। सिर्फ उसकी बेटी का खिलौना जमीन पर पड़ा था। घबराकर वह स्टेशन पर उसे ढूंढने लगा, लेकिन बेटी कहीं नहीं मिली। दूसरी ओर पैस्टन ने उसकी बेटी को अगवा कर लिया था और उसे लेकर ट्रेन में बैठ चुका था। वह ट्रेन तेजी से आगे बढ़ रही थी और वह आदमी स्टेशन पर अपनी बेटी को पागलों की तरह ढूंढता रह गया। यही फिल्म का असली सच सामने आता है। वो क्लब, वो होटल और ये पूरा नेटवर्क। एलाइन हंटिंग एक ऐसा अंडर था जहाँ आदमी लोग अपनी गंदी चाहत पूरी करने आते थे। वो अलग अलग देशों के लोगों को पकड़ते और उन पर पैसे लगाते। हर देश के लिए अलग अलग रेट तय थे। अमेरिका की कीमत सबसे ऊंची थी क्योंकि बाकी देशों के लोग उससे सबसे ज्यादा नफरत करते थे। ये सब काम लंबे समय से चल रहा था और पुलिस भी इसमें शामिल थी। हसीनाओं के जरिए टूरिस्ट फंसाए जाते और फिर उन्हें मौत के खेल में झोंक दिया जाता और इसी सच्चाई को देखते हुए फिल्म खत्म होती है। अगर आपको यह एक्सप्लेन जरा भी पसंद आई हो तो हमारे पैंथर एक्सप्लेन को सब्सक्राइब